हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता खोड़ादरा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम सामाजिक विज्ञान में दूसरा पाठ शुरू करेंगे और दूसरा पाठ क्या है? प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। क्या? प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। ये पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि क्यों प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसकी क्या क्या असर हुई, वो सब हम इस पाठ में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 2, प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों के साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किया और अपनी सत्ता का विस्तार किया। अब पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों में साम्राज्यवादी की भूख और औपनिवेशिक यानी कि ज़्यादा विस्तार बढ़ाने की लालच में उन्होंने एशिया और अफ्रीका में जाकर उपनिवेश स्थापित किए, यानी कि अपने जो रहने के जो जगह थी, यानी कि जो जितनी देश की सीमाएं थी उससे ज़्यादा भी सीमा बढ़ाकर अपनी सत्ता का विस्तार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेश स्थापित करने की शुरू हुई थी। अब उन्होंने ऐसा किया था, इसीलिए अन्य कई देशों ने भी ये जो अपनी सीमा है देश की, उससे ज़्यादा सीमा बढ़ाने की लालच की शुरुआत हुई। पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेश भूख के देशों ने एशिया, अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया था। पश्चिम यूरोप के देशों ने इस विस्तार की बढ़ाने की लालच की वजह से एशिया और अफ्रीका के देशों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान बहुत हुआ था। विश्व राजनीति में उनके ऐसे परिणाम आए जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस की बेलोश्विक क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सृजन हुआ था। तो विद्यार्थियों मित्रों, आइए हम उनके बहिरेवार अध्ययन करें, यानी कि अब हम कैसे हुआ सब ये विस्तार से पढ़ेंगे। पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद। पश्चिम अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में पश्चिम यूरोप के राष्ट्र मुख्य थे। यानी अफ्रीका और एशिया में जो उपनिवेश यानी कि राज्य जो देश की सीमा है उससे ज़्यादा सीमा हासिल करने में पश्चिम यूरोप राष्ट्र है वो मुख्य था। उनकी इस साम्राज्यवादी लालसाओं ने उनके पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा था, यानी कि ये जो उनकी लालच थी उसकी वजह से उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों को भी नहीं छोड़ा था। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग पर स्पेन का अधिकार था। पुर्तगीज शासन की निसंतान मृत्यु होने पर रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आ गया, जिसके कारण 6 दशक तक गैर यूरोपियन देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एकाधिकार मात्र स्पेन के पास ही था। इसी तरह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की प्रदेश भूख के शिकार इटली तथा जर्मन भी बने, यानी कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश की भूख का शिकार इटली और जर्मन भी बने। यद्यपि जय एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपियन सत्ताओं की पकड़ मजबूत बनी रही थी, यानी कि एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोप जो देश था उसकी पकड़ मजबूत बनी रही थी। तब ये सभी देश स्वतंत्र हो गए थे। अंग्रेजों जो गुलामी करते थे उसमें से ये सभी देश स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने भी अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत ले लिया था।
इन्होंने मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया और अफ्रीका के कई राज्यों को थे जो अपने अंतर्गत यानी कि अपने अंदर ले लिया था। एशिया में उपनिवेशवाद। अब एशिया में कैसा था, कैसी परिस्थिति थी वो देखते हैं। इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलाया में भी साम्राज्य स्थापित किया था। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया, परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन में बीच युद्ध हुए, जो इतिहास में अफीम युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इंग्लैंड जो भारत पर जो कब्जा जमा के रखा था, तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलाया में भी साम्राज्य स्थापित किया था। इंग्लैंड आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया। अब ये इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों ने आगे बढ़कर चीन में भी प्रवेश किया था, परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुए, यानी कि वो चीन के साथ इंग्लैंड का युद्ध हुआ था, लेकिन वो वहाँ व्यापार कर सके नहीं। और ये युद्ध है जो इतिहास में अफीम युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। इस युद्ध में चीन की पराजय होने से व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाह मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता में वृद्धि हुई। अब ये जो युद्ध हुए थे उसमें चीन की हार हो गई। इसकी वजह से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को 5 बंदरगाह और मिल गए, यानी कि उसकी सत्ता की वृद्धि हो गई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। अब अभी फ़िलहाल देखा जाए ना आधुनिक परिस्थिति को, तो चीन ऐसे कमज़ोर नहीं है, पर शायद उस समय चीन कमज़ोर रहा होगा। इसीलिए जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने व्यापार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए थे चीन के पास से। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय प्रदेशों में विपुल मात्रा में निकालने वाले खनिज तेल ने यूरोपियों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया था। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय देशों में विपुल मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज तेल निकलता था। अब यूरोपियन देशों का ध्यान कहाँ था, वह खनिज तेल प्राप्त हो रहा था, इसलिए उनका ध्यान वहाँ था। और ये जो खनिज तेल ज़्यादा मिल रहा था उससे वह आकर्षित हो रहे थे। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में तेल की कंपनियां स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने के प्रयास किए थे। अब इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ये सभी जो खनिज तेल स्थापित हो रहे थे वो देशों पे तेल की कंपनियां स्थापित की थी और अपने हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में उपनिवेशवाद। अब अफ्रीका की क्या परिस्थिति थी वो हम देखते हैं। 15वीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने उपनिवेशित किया था। जैसे अंग्रेजों ने भारत में आकर सत्ता स्थापित की थी, वहाँ क्या अफ्रीका में डच लोगों ने उपनिवेश स्थापित किया था। इंग्लैंड ने केप में और फ्रांस ने उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इंग्लैंड जो अंग्रेज होते उन्होंने केप राम के राज्य पे और फ्रांसियों ने उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए
अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब औद्योगिक क्रांति के कारण जो कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका ने विशाल क्षेत्र में अधिकार जमाया था और अपनी सत्ता स्थापित की थी। इंग्लैंड ने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देशों तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रदेशों में अपने केंद्र स्थापित किए थे। हम जानते हैं अंग्रेज़ों ने कई जगह पे अपने केंद्र स्थापित किए थे। उसी तरह उन्होंने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका और कई देशों में तथा दक्षिण अफ्रीका के देश और उनके कई प्रदेशों में अपना केंद्र स्थापित किया था। फ्रांस ने ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के देशों में अपना राज्य स्थापित किया था। अब फ्रांस ने भी कई राज्यों पे अपना हक जमा लिया था। जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में अपना साम्राज्य विकसित किया था। इटली ने लाल सागर के आसपास की अफ्रीकी प्रदेशों पर कब्जा किया था। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर कब्जा किया था। अब देखा ये अफ्रीका के जो देश और प्रदेश हैं उन पर कितने देशों ने क्या क्या कब्जा जमाया था और कहाँ कहाँ अपने अधिकार लिए थे वे बताया है। इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन में यूरोपीय राज्यों की एक परिषद की बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया गया था। उनके अनुसार समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों के साम्राज्य स्थापित हुए थे। अब इन प्रदेश क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन में यूरोपीय राज्यों का एक परिषद की बैठक हुई थी जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया गया था और उसके समस्त अफ्रीका में यूरोपियन विविध देशों के साम्राज्य स्थापित हुआ था। एक तरफ यूरोप के उपनिवेशक भूखे राष्ट्र एशिया अफ्रीका के प्रदेशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करके अपने अंतर्गत करना चाहते थे। एक तरफ यूरोप है जो राज्य बढ़ाने की भूख के कारण एशिया अफ्रीका के प्रदेशों को अपने अंडर में लेना चाहते थे। तब दूसरी ओर जर्मनी और इटली में भी एकीकरण हुआ था। इसीलिए जर्मनी औद्योगिकरण, व्यापारीकरण और उपनिवेशीकरण की स्पर्धा में कूद पड़ा। अब जर्मनी भी ये राज्य बढ़ाने की भूख में अंदर कूद पड़ा। इसी तरह से इन तीव्र बदलते जाते प्रवाह ने उन देशों का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया। उससे उनका विकास रुक गया जिसने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित हुई। अब इस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य पर पहले युद्ध दूसरे राज्य पर प्रहार करता है, युद्ध करता है उनके साथ और फिर अपनी सत्ता बढ़ाता है। इसी तरह सभी देश एक जैसी प्रवृत्तियाँ होने लगी। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिबल। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1980 तक था। 1940 से 1980 तक। अब उसके परिबल क्या थे वो हम देखेंगे। आधुनिक विश्व की कुछ हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटनाओं में प्रथम विश्व युद्ध का समावेश होता है। आधुनिक विश्व की कुछ यानी कि जो विश्व में कुछ हृदयद्रावक तथा अस्मरणीय जिसे याद भी करना न चाहे ऐसी घटनाओं का समावेश होता है। विश्व युद्ध किसी एक दो घटनाओं या परिबलों के कारण नहीं हुआ था, उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण उत्तरदायित्व था। ये कोई एक छोटे राज्य का दूसरे राज्य के साथ
युद्ध नहीं था, ये पूरे विश्व का युद्ध था। इसीलिए ये कई एक दो घटना पर आधारित नहीं था, ये कई सारे परिबलों पर आधारित था। उसके पीछे कई कारणों उत्तरदायित्व यानी कि जवाबदार थे। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1940 को 1 अगस्त 1940 को हुआ था। एग्ज़ाम में याद रखने के लिए है, वो आ सकता है 1 मार्क्स के लिए कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। 1 अगस्त 1940 में हुआ था। जर्मनी में सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया। युद्ध की शुरुआत हो गई है। जर्मन ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया, इसीलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी। उसके अनुसार युद्ध दंड और 2 प्रदेश अल्सेस और लोरेंस जर्मनी को देना पड़ा था। अब फ्रांस की हार हुई थी, इसलिए उन्होंने संधि स्वीकार की, जिसमें उन्होंने युद्ध दंड और 2 प्रदेश अल्सेस और लोरेंस जर्मनी को दिया था। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल न सका। इसी तरह से फ्रैंकफर्ट की संधि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी। अब फ्रांस की हार हुई, इसीलिए वो ये अपमान कभी भूलना नहीं चाहेंगे, इसीलिए उन्होंने ये घटना विश्व युद्ध के मुख्य कारण बनी। इसी तरह एक युद्ध के अंत में ही दूसरा युद्ध का बीज रोपण हो गया था, यानी कि एक युद्ध खत्म होते ही दूसरे युद्ध का बीज रोपण यानी कि दूसरे युद्ध करने की तैयारी हो गई थी। अब देखिए उसके क्या क्या परिबल है। तो पहला परिबल है आर्थिक परिबल। 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किया था। वह अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना था। क्या 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका को विशाल उपनिवेश स्थापित करके अपने अंडर में ले लिया था। वह अपने उपनिवेशियों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना था। इंग्लैंड ने ऐसा ही किया था ना, पैसे के लिए सब कर रहे थे वो। औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद के तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। अब ये जो युद्ध हो रहा था उसमें यूरोप के देशों में विपुल मात्रा में यानी कि बहुत मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की थी। अब 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी एशिया और अफ्रीका के बाजार को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की थी। जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते माल देना शुरू कर दिया। वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाजारों को तोड़ने लगा था। अब जर्मनी ने जो कच्चा माल था वो सस्ते में बेचना शुरू कर दिया था, सस्ते माल देना शुरू कर दिया था। उसी वजह से ये एशिया तथा अफ्रीका तथा इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाज़ारों को तोड़ने लगा था। कौन? जर्मन ने जो सस्ते माल के बेचान शुरू की थी वो। परिणाम स्वरूप एक तरफ जर्मनी तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धाएं शुरू हुई थी। देखा, आर्थिक स्पर्धाएं शुरू हो गई थी। अब दूसरा परिबल क्या है? सैन्यवाद। आर्थिक परिबलों में पैसे यानी कि पैसे से या धन से लगती हुई बाबत थी।
अब सैन्यवाद यानी कि अब सैन्य बढ़ाने के लिए लालचा में क्या क्या किया था वो देखते हैं। यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो स्पर्धा हुई उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। यूरोप के राष्ट्रों में जो प्रादेशिक विस्तार के लिए जो स्पर्धाएं हो रही थी उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक यानी कि महत्वपूर्ण थी, आवश्यक तथा महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे थे। अब यूरोप के देशों जो युद्ध करते थे यानी कि जो स्पर्धा करे थे उसमें सैन्य शक्ति आवश्यक थी। इसी वजह से इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे थे। जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरंभ हो गई थी। अब जापान, इटली, जर्मनी जैसे देशों में तो सैनिक शिक्षा यानी कि जो सैनिक को बढ़ावा कर सैनिक शिक्षा यानी कि हम जो अभी आर्मी बोलते हैं, आर्मी की शिक्षण बढ़ानी शुरू कर दी थी। स्वरक्षा के बहाने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने लगे। स्वरक्षा यानी कि देश के हित के लिए शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने लगे। उससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण अधिक उग्र बना था। अब सैन्य बढ़ावा मिला था, सैन्यवाद को बढ़ावा मिला था। इस और आर्थिक स्पर्धाओं में जो सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से अब युद्ध का वातावरण अति उग्र यानी कि गुस्से वाला बन गया था। चलो तीसरा है गुटबंदी तथा गुप्त संधियाँ। गुटबंदी कैसे संधि करते थे देश, और वो जो गुप्त रखते थे ना यानी कि किसी को पता ना चले, इस तरह से कोई ना कोई संधि कर लेते थे। ये किस तरह का परिबल है वो देखते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध में सूजन में गुटबंदियों और गुप्त संधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाई थी। जो देश शक्ति से ना जीता जाए वो गुप्त संधियों से जीतने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व दो गुटों में विभाजित हुआ था। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा तुर्किस्तान का गुट था। तो गुट यानी कि जो और दूसरी ओर यानी कि जुट था। दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा जापान का गुट था। इन दोनों गुटों के बीच ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय तथा तिरस्कार की भावनाएं पैदा हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण कारण बनी थी। अब विश्व युद्ध होने का तीसरा परिबल ये है कि जो झूठ यानी कि जो एक साथ थे एक दूसरे देशों के बीच ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय, तिरस्कार जैसी भावनाएं प्रकट हुई थी। इसका एक कारण भी प्रथम विश्व युद्ध होने का है। चलो अब चौथा परिबल है उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं। चलो उसमें क्या है देखते हैं। बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मन का एकीकरण राष्ट्रवाद का परिणाम था, परंतु उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप धारण किया था। अब बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता मिली थी तथा इटली और जर्मनी की एकीकरण यानी कि दोनों एक हो गए थे। राष्ट्रवाद यानी कि एक राष्ट्रवाद हो गए थे दो, परंतु उनके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप धारण किया था। यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवादी इतना अधिक बढ़ गया था कि एक दूसरे राष्ट्र के हित
आपस में टकराने लगे। यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र आक्रामक देशभक्ति का पाठ बढ़ाया, अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा का प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश का कुछ ना कुछ हित देखे, ऐसी भावना है। तो अब जैसे ही राष्ट्रवाद बढ़ाए, यानी कि क्या इसमें क्या बताया है कि अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए और दूसरे के देशों के प्रति घृणा यानी कि अहित वाली भावनाएं होनी चाहिए। जर्मन साम्राज्य कैसर विलियम्स तृतीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का प्रणेता था। जर्मन में सम्राट कैसर विलियम्स द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद साम्राज्य के प्रणेता था। वह महत्वाकांक्षी और विश्व प्रभुत्व की क्रांति में विश्वास करता था। अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति से अपने वांछित लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास रखता था। जर्मन की तरह अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में प्रेरित हुआ। देखा, ये परिबल भी है उग्र राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि अपने देश में ही हित रखना है, दूसरे के देशों की तरफ अहित या फिर दुश्मनी की भावना रखनी है। चलो अब आगे कौन सा परिबल है वो देखते हैं। 5वां परिबल, समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्रों यानी कि न्यूज़पेपर। यूरोप के राष्ट्रों के समाचार पत्रों की पारस्परिक कटुता, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों ने परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों के विरुद्ध जहर उगलकर लोगों में दुश्मनी की भावना इतनी हद तक भड़काई कि सत्ता में बैठे हुए लोग अशांति स्थापना या समाधान करने के प्रयत्न भी नहीं कर सकते। अब हमारे घर में डेली न्यूज़पेपर आता है, अब हम जो भी उसमें पढ़ेंगे वो सच मानेंगे। इसीलिए यूरोप के राष्ट्रों ने समाचार पत्रों ने काफ़ी मदद की होगी उनके देश के वासियों को दूसरे देशों के प्रति जहर उगलने के लिए ऐसे लेख लिखकर, यानी कि झूठे लेख लिखकर अशांति फैलाई थी। तो ये भी एक परिबल है प्रथम विश्व युद्ध का, समाचार पत्रों का योगदान। चलो अब आगे कौन सा है, युद्ध संबंधी तत्वज्ञान। यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण की नीति ने जोर पकड़ा था। यूरोप के देशों में युद्ध ही कल्याण की नीति ने जोर पकड़ा था। ट्रिकस्ट जैसे जर्मन लेखकों ने सिद्धांत प्रचलित किए थे कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है, यानी कि जो शक्तिशाली है, जो शक्ति वाले देश है उनको ही जीने का अधिकार है, ऐसा सिद्धांत प्रचलित कर दिया। तथा युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है, यानी कि युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है, यानी कि राष्ट्र के लिए आवश्यक है। नीत्शे नामक जर्मन लेखक ने युद्ध को पवित्र कार्य माना था। अब नीत्शे नाम के एक जर्मन लेखक ने युद्ध को पवित्र कार्य बना दिया। चलो आगे देखते हैं। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी ने ब्लैक हेड नामक सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की ब्लैक हेड नाम के सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और
48 घंटों में उनके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रेलिया के समक्ष स्थिति करने का सर्बिया को समय दिया। सर्बिया ने स्वयं इस मामले से अनभिज्ञ होने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया की एक न सुनी और उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। यानी कि ये सर्बिया ने ही ये राजकुमार और उनकी पत्नी की हत्या की है। वो इस मामले में स्वीकार करने वाला नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। उनके साथ प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। यानी कि इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो अब हम आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।